नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाल के ऊपर। कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं चीमन भाई वाघ, उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। व्हाट अबाउट द ओल्ड चाल इन मुंबई? जो मुंबई में जो पुरानी चाल है उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों, चाल, झोपड़ी, मलिच्छ बस्ती, गलिच्छ बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, मुंबई में भारत देश में अनेक राज्य हैं। अनेक राज्यों में से अलग अलग तरह से संबोधित किया जाता है। जिसमें मुंबई में झोपड़पट्टी और चाली के नाम से संबोधित किया जाता है। परंतु चौल सिस्टम जो शुरुआत हुई है चौल की, तो ये तकरीबन 1920-25 के करीब शुरुआत की गई, जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत में जो माइग्रेंट्स, जो लेबर्स अलग अलग राज्यों से मुंबई आते थे, मुंबई यानी उसमें बॉम्बे थे, तो मुंबई आते थे, तो उनको रहने की व्यवस्था जो ब्रिटिश व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस समय सरकारी कंपनी थी, तो उनके यहाँ काम करते थे, तो वो समझ लीजिए लेबर क्वार्टर्स के हिसाब से चाली का निर्माण किया जाता था, जिसको बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। आपको पता होगा मुंबई में बीडीडी चाल है, बीडीडी चाल। तो बीडीडी चाल का भी फुल फॉर्म वही है, बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, उस समय की चालियाँ आपने देखा होगा कि बांद्रा तो थोड़ी माहिम के आगे से पूरी मुंबई में जो बिल्डिंग टाइप में ओल्ड बिल्डिंग है, जिसके अंदर कहीं ग्राउंड प्लस 1 है, ग्राउंड पर 2, ग्राउंड पर 3 तक, या कहीं के ग्राउंड पर 4 तक भी मल्टी स्टोरेड चालियाँ बनी हुई है। और मोस्टली इलाके लोअर परेल वगैरह में ज़्यादा है। तो वहाँ पे जैसे आज ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद भी जो मिल वगैरह थे, तो उनके लिए भी वहाँ पे सुविधा की थी रहने के लिए। जो एम्प्लॉयज़, जो मजदूर दूर से आते थे, तो उनको रहने के लिए जगह दी जाती थी। तो उस समय उनको चौल कहा जाता था। तो एक्चुअल चौल वो है, एक्चुअल चौल वो है। और जो ये हम रहते हैं उसको एक्चुअली झुग्गी झोपड़ी झोपड़ी ये करार दिया गया है। उसमें मलिच्छ बस्ती, गलीच्छ बस्ती, अनेक तरहों के नाम दिए गए, लेकिन आज उसको चौल के हिसाब से पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ये है चाल के की परिभाषा कि पुरानी चाल का मतलब क्या है। तो अगर चीमन भाई वाघ साहब, अगर आप मेरे इस कथन से संतुष्ट हैं तो कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी ऑनर, प्रॉपर्टी ऑनर कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों, इसमें एक्चुअल देखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑनर 3 तरह के होते हैं। एक तो समझ लीजिए आपकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनर है, जो जमीन मालिक। दूसरे आपके आ जाते लीजी, मतलब पट्टेदार। पट्टेदार का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कुछ बड़ा अमाउंट दे के उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी मालिक द्वारा मॉर्गेज किया जाता है, और उस जगह पे जो भी लीजी होता है
उसका नाम आता है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारी संस्थाओं को प्रॉपर्टियां लीज पे देती है, तो वो एक लीजी। बहुत जगह तो आपने देखा होगा कि जो एक्चुअल ऑनर है, जो सोसाइटियां बनी है, वो भी लीज पे देके रखे हैं, जिसको पगड़ी भाड़े पे आप कह सकते हैं। लेकिन लीज के नाम पे उनका प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है, कितने साल का लीज दिया गया है। ये हो गए दो। तीसरे आते हैं इमला। इमला मालक। इमला मालक का एक्चुअल अर्थ होता है स्ट्रक्चर ऑनर। स्ट्रक्चर ऑनर जो कि मुंबई के अंदर जो चालियां बसी, जो झोपड़पट्टी बसी, तो उसका निर्माण किया इमला मालिकों ने। उनका जो अधिकार होता है वो छत का अधिकार होता है, इसलिए उनको स्ट्रक्चर ऑनर कहा जाता है, इमला मालक। और हमारे भारत देश में भी कोर्ट हो, रैंट कंट्रोल एक्ट हो, या अदर्स, चाल मालिकों को उनका अधिकार दिया गया है। और आज भी बहुत सारे चाल मालिक हैं जो इविक्शन सूट से लेके आ रही सूट से उनका चल रहा है, और वहाँ भी उनकी सुनवाई होती है। परंतु जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि एसआरए में उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि सरकार द्वारा एक गलत अध्यादेश निकाला गया है। क्योंकि जिन्होंने उस चीज़ का संरक्षण किया, जिसको बना के रखा, आज भी उनके नाम से है। कल जो भी चाली टूटेगी, झोपड़पट्टी टूटेगी, तो उसमें सबसे बड़ा अस्तित्व अगर खत्म हो रहा है तो चाल मालिकों का। कि दोस्तों देखिए, प्रॉपर्टी ऑनर हो, लीजी हो, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर है। चॉल ऑनर जो होते हैं, तो जितने लोग उस चॉल में रहते हैं, तो सबके डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज पे उनका नाम है। उनका हर जहाँ एड्रेस आएगा उनका नाम रहता है, तो सबसे बड़ा अस्तित्व उनका मिट रहा है। तो सरकार को ये करना चाहिए था कि एक कंपेंसेशन उनके लिए करना चाहिए था। तो ये सरकार द्वारा एक गलत, मेरे हिसाब से, मेरा सोचना मानना है कि गलत, क्योंकि अधिकार किसी का नहीं मारना चाहिए, उसको अधिकार उनको देना चाहिए था। अब दोस्तों आ जाइए, प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है। अब आप ये सोचेंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है। तो दोस्तों, मैं प्रॉपर्टी उस विषय में नहीं जा रहा हूँ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, बीएमसी प्रॉपर्टी, उस वो कहना मेरा नहीं है। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। जो प्रॉपर्टी में पोजीशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल पोजीशन और एक होता है फिजिकल पोजीशंस। अब मैं फिर वही घुमा के आ रहा हूँ पिछली बात पे, जो स्ट्रक्चर ऑनर्स, इमला मालिक की बात पे आ रहा हूँ। एक होता है एक्चुअल पोजीशन और एक होता है फिजिकल पोजीशन। अब फिजिकल पोजीशन में कौन होता है? जो लैंडलॉर्ड होता है या लीजी, वो फिजिकल पोजीशन में, क्योंकि फिजिकल पोजीशन का मतलब है वो सिर्फ पेपर में है। एक्चुअल पोजीशन किसका है? इमला मालक का, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर का कंट्रोल उनके पास है, वो रेंट लेते हैं और मालिक को उनका जो भी किराए चुकाते हैं। तो एक्चुअल पोजीशन जो है वो इमला मालक का है। तो एक्चुअल पोजीशन वाले को अगर उनका अधिकार नहीं दिया जाए, तो भी मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि वो जो चालियां आज नई नहीं बनाया, ये आज़ादी की पहले की चालियां हैं। आज़ादी के पहले की चालियां हैं, जो 1947 के पहले से उस प्रॉपर्टी को देख रेख करके संभालते हुए आ रहे हैं, तो उनको भी उनका हक देना चाहिए था। ये मेरा अपना मानना है। तो दोस्तों, अब ये आ गया एक्चुअल पोजीशन और फिजिकल पोजीशन का मतलब है कि सिर्फ मेरे पास मेरे पेपर्स हैं, मेरे पेपर्स हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जैसे डीसीआर के अपेंडिक्स 4 क्लॉज नंबर 1.5 में क्या दिया गया है कि अगर मेरी झोपड़ी है और मेरे पास उस पे
प्रायर टू डेटम लाइन पुरावे है, मतलब उनके दस्तावेज है, लेकिन अगर मैंने वहाँ किसी को भाड़े पे रखा हूँ या मैंने फ्री में रखा हूँ, एक सिंपैथी के नाते भी रखा हूँ, अगर उस व्यक्ति के पास भी प्रायर टू डेटम लाइन अगर डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो वो एक्चुअल ऑनर कहलाएगा। एक्चुअल ऑनर नहीं, सॉरी, एक्चुअल ऑक्यूपायर। क्या कहलाएगा? एक्चुअल ऑक्यूपायर, मतलब कब्जेदार, असली कब्जेदार वो है। तो DCR 3310 के अंदर क्लॉज नंबर 4, अरे सॉरी, अपेंडिक्स 4 क्लॉज नंबर 1.5 ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति उस समय वहां पे होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट है पूरे, तो उस चीज में घर उनको ही दिया जाएगा। जो व्यक्ति उसमें पहले नहीं रहता है, भले उनके ऊपर डॉक्यूमेंट है, लेकिन उनको घर नहीं दिया जाएगा। जो रहता है उसको दिया जाएगा, यदि उनके पास डॉक्यूमेंट है तो इसका मतलब यही हुआ कि एक्चुअल ऑनर और फिजिकल, एक्चुअल पोजीशन और फिजिकल पोजीशन का ये मतलब होता है कि एक आदमी ने किसी का घर कब्जा करके रखा है लेकिन डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, तो वो एक्चुअल पोजीशन होगा। एक्चुअल फिजिकल पोजीशन किसके पास है? जिसके पास डॉक्यूमेंट है। तो ये एक परिभाषा है जो हर जगह चलती है, हर तरफ एक कैटेगरी होती है। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टियां देखी जाती है कि एक्चुअल प्रॉपर्टी है किसकी और कब्जेदार कौन है, फिजिकल या एक्चुअल। तो दोस्तों, मेरे और एक सब्सक्राइबर हैं अजहर सिद्दीकी जी, उन्होंने एक कमेंट किया है, सर मेरी शॉप का डिजिटल सर्वे हुआ है, मैं इंडिविजुअल सर्वे करवा सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई। तो सिद्दीकी जी, शॉप का सर्वे, आपका जो बायोमेट्रिक सर्वे होता है वो इंडिविजुअली होता है। आपको वहाँ पे नंबर्स भी दिए गए होंगे, उनके झुपड़ों के जो भी आईडी वगैरह रहते हैं वो आपको आईडी नंबर दिए जाते हैं। जब आपका सर्वे क्लियर हो जाएगा तो आपको उनका जो डाटा अपलोड किया जाएगा, उस डाटे पे आप बाकायदा सैटेलाइट पे आप अपना झुपड़ा देख सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भी सर्वे होता है 10 झुपड़ों का एक साथ नहीं, एक एक इंडिविजुअल एक एक झुपड़ों का सर्वे किया जाता है, जिसका मैंने बताया जीएस मैपिंग होती है 360 डिग्री में, कि एक एक झुपड़े की लंबाई, चौड़ाई, आकार, ऊंचाई, ये सब उसमें मेंशन की जाती है। अब दूसरे हैं बाला अग्निहोत्री जी, उनका क्वेश्चन है कि सर 9/7/2009 को में एनेक्शर बना है, 11/11/2012 में झुपड़ा तोड़ा है, झुपड़ा अपात्र है, पात्र के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा? तो अग्निहोत्री जी, आपने क्वेश्चन अधूरा किया है। ये क्वेश्चन करने के पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट मुझे बताना चाहिए था कि आपका डॉक्यूमेंट कब से है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं मैं कि यदि आपका डॉक्यूमेंट 2000 के पहले का है आपके नाम से, तो आपका जो भी लाइट बिल, वोटिंग का, और अगर वहाँ पे झोपड़ी सर्वे की पावती है तो पावती लीजिए, या रेंट रिसिप्ट अगर आप किसी को रेंट देते थे तो वो रेंट रिसिप्ट, अगर नहीं भी है तो ये 2 डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड आपका लगाइए, आपकी डॉक्यूमेंट की पात्रता, आपके घर की पात्रता हो जाएगी। क्योंकि सरकार के नियमानुसार कोई भी 2 इंपॉर्टेंट जो पुरावे हैं, वो एक लाइट बिल है और दूसरा आपका इलेक्शन का इनरोलमेंट। इलेक्शन इनरोलमेंट में आप सबसे पहले तो आपका मतदार यादी उतार लीजिए, उसका उतारा लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो अगर ओरिजिनल लगाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर आपके झोपड़े आपने 2000 के बाद खरीदे हैं और 2000 के पहले कोई और मालिक था, तो आपको पहले जो मालिक था उसका वोटिंग का, लाइट बिल और उनके जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए सेल परचेस की वो लगाना है, और आपके डॉक्यूमेंट लगाना है। और रिसेंट का डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है,
कि अभी रनिंग में जो लाइट बिल आया वो भी आप लगाइएगा, पहले भी, चाहे 2000 के पहले हो तो भी और इसमें भी, वो लगा के आप पुटअप कीजिए। आपकी जो पात्रता होगी रेगुलर में होगी, लेकिन आपका ट्रांसफर चार्ज लगेगा। रेसिडेंशियल है तो 40,000, कॉमर्शियल है तो 60,000। अब तीसरा क्राइटेरिया आता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट, झोपड़े या डॉक्यूमेंट एक 2000 के बाद के और एक 2011 के पहले के हैं, तो यदि आपका रूम निवासी है तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी और उसमें आपको आपका लाइट बिल और वोटिंग का वो आपको लगाना है। वो लगा के जोड़ पत्र 3-4 भरिए। अब 2000 के पहले की भी तो जोड़ पत्र 3-4 भरना पड़ेगा, लेकिन वो 2016 के जोड़ पत्र होंगे। और ये जो अगर सशुल्क में अगर झोपड़ा आता है, आपके डॉक्यूमेंट 2000 के बाद के हैं, तो 2018 के जो जोड़ पत्र 3 और 4 वो भरिए, तो आपकी सशुल्क में पात्रता होगी। लेकिन अनिवासियों को 2023 से बंद कर दिया गया है, अनिवासी सशुल्क में पात्रता नहीं होगी, ये सरकार का आदेश है। फिर प्रमोद सरमलकर जी, प्रमोद सरमलकर जी का प्रश्न है 3310 क्या है। सर, मैं पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 3310 एक DCR का नियम है, विकास नियंत्रण नियमावली, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। इसमें 3310 एक नियम है, नियम क्रमांक 33 और 10, क्योंकि 33 में बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बताया था, 33(9) में आपके धारावी प्रोजेक्ट आ जाते हैं, 33(10) में आपका SRA आता है, 33(14) में तबीले वगैरह आ जाते हैं। तो इसे अलग अलग चीज बताई गई उसमें। तो 33(10) में रिहेबिलिटेशन है, स्लम रिहेबिलिटेशन। तो 33(10) का मतलब है स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम। अब दूसरे राम सहाय यादव जी, अब राम सहाय यादव जी ने कमेंट किया, मैंने सन 2000 के पहले एक के प्रूफ वाला रूम 2002 में खरीदा और लाइट बिल 2004, वोटर ID 2009 में बनवाया, 2016 में उसका आधा भाग बेच दिया। इस रूम की बिजली 2016 व वोटर ID 2018 का बना है, तो इस रूम की पात्रता संभव है। 24 मार्च 2024 तक SRA प्लान नहीं आया है। तो राम सहाय यादव जी, मैं आपको बता दूं, आपका प्लान आया है, एनेक्सर आया है या नहीं आया है, आने वाले समय में आएगा ही। लेकिन जब तक 2011 की मतलब 2011 के ऊपर की पात्रता का कोई भी अध्यादेश नहीं आता है, तब तक आपके ये रूम पात्र नहीं होंगे। क्योंकि आपको अगर सशुल्क में भी पात्रता करानी है तो 2010 तक के डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसमें दिया गया 1/1/2011 के पहले अगर आपका डॉक्यूमेंट 2/1/2011 का रहेगा तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। ये क्लियर सा फंडा है, इसको समझिएगा। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस चीज़ को समझिए आप, क्योंकि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट था ऑलरेडी किसी और को भेज दिया है। अब आपने नया डॉक्यूमेंट फिर बनाया है, तो वो रूम पात्र नहीं होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने रूम बेचा है, तो उसको भी तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सरेंडर किया होगा एग्रीमेंट के थ्रू, क्योंकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट बनाएगा। और उस वैसे भी तो आपने बताया कि 2002 में खरीदा था आपने, तो वो 2000 के पहले जो रहता था उसका डॉक्यूमेंट लगाएगा, 2002 में आपने खरीदा वो भी डॉक्यूमेंट लगाएगा, आपकी जो लाइट बिल्स लगाए थे वो लगाएगा, फिर रिसेंट में उसका जो डॉक्यूमेंट वो लगाएगा, तो उसका ट्रांसफर चार्जेस भर के वो उसकी पात्रता होगी। तो आपने तो आपका डॉक्यूमेंट सरेंडर कर दिया है और ये तो अलग रूम बनाया है, तो उसमें पात्रता होना मुश्किल है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट 2016-2018 के हैं, तो नहीं होंगे। अब दोस्तों एक बात करते हैं हम, हमारे एक सब्सक्राइबर कृषि देसू, उससे इनके बहुत सारे कमेंट्स आए और मैं भी इसके ऊपर बड़ा हैरान हुआ कि क्या सरकार का दोहरा मापदंड होता है। लेकिन है, क्यों है ये मुझे कृषि देसू जी से मालूम पड़ा। दोस्तों ये
गोरेगांव आर्य कॉलोनी से कि दहिसर तक का जो अंदर प्लॉट है वो फॉरेस्ट की जमीन है, और ये वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हिसारे का या कोई भी डेवलपमेंट हो। मेरी उनसे बहुत सारी बातें हुई थी। मैंने उनको पूछा, मुझे पूछा उन्होंने कि भाई आप फॉरेस्ट में हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसारे में। तो मैंने बोला अगर इसारे को अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देता है तो घर मिलेगा। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हमें पानी और लाइट के लिए परमिशन नहीं देता, तो इसारे के लिए कहाँ से देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस मुंबई शहर में, सर मुंबई शहर में इतना बड़ा इलाका है जहाँ की उन्होंने बताया है कि 3 लाख झोपड़े हैं और 5 लाख वोटर्स हैं। इतने बड़े इलाके में लोग आज भी आदिवासियों की जिंदगी जी रहे हैं, ट्राइबल्स की। तो सरकार क्या कर रही है भाई। आपने जब इशारे बनाया था 1997 में, तो ये बताया था कि भाई लोगों को जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां झोपड़े धोखादायक हैं, उस इलाके में इशारे लगेगा। लेकिन आज इशारे कहाँ लग रहा है, जहां उनकी जरूरत नहीं है, जो वो एरिया खुद डेवलप्ड है। लेकिन इन इलाकों में क्यों नहीं जा रहा है सारे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके उनको परमिशन दिलाए। और इस विषय में दोस्तों, इस विषय में विद्याताई चौहान जी और सुनील प्रभु जी और गोपाल शेट्टी जी ने भी बहुत आवाज उठाया है। लेकिन वे कहते हैं कि हमारे आदिवासियों की आवाज ही कोई महाराष्ट्र सरकार सुन नहीं रही है। तो क्या नहीं लगता ये उनके साथ अन्याय हो रहा है? क्या उनको डेवलपमेंट का अधिकार नहीं है? ये गलत बात है। सरकार को इस विषय में कदम उठाना चाहिए कि भाई वो लोग हैं, तो उनको फिर डेवलप किया जाए कहीं जगह। देखिए अगर फॉरेस्ट की जगह है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो आज बच्चे तो आज नहीं है ना, आज से तो नहीं बचते ना। और दोस्तों कितनी बड़ी बात है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन सरकार वोट दे रही है, वोटिंग का अधिकार दे रही है, वोट ले रही है, लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं तो बोलता बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि मुंबई जैसे शहर के अंदर में ये लोग डेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं। जिस जहाँ पे डेवलपमेंट की लोग विरोध कर रहे हैं, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमारा ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, वहाँ जबरदस्ती ये सारे थोपा जाता है। और जहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे डेवलप करो, वहाँ डेवलप के वहाँ पे जीरो है, वहाँ बोलते परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? भारत सरकार के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो बात किया जाए, कहीं कहीं रेलवे भी एनओसी दे रही है, तो उससे बात करके उनको भी अधिकार है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट होना चाहिए उनका। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर विषय है। मैं निवेदन करूंगा यशु कृषि देव जी को कि मुझे कॉल करें, और कभी मुझे समय मिला तो उनको फ़ोन करके मैं पर्सनली विजिट करूंगा, उनकी एरिया देखूँ तो सही क्या कंडीशंस में है। तो दोस्तों अभी एक मैं और महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुझे पता चला है कि मालाड से लेके दहिसर तक सरकारी जो प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो काम किया गया है, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। और वो गलती किसकी है? प्रशासन के अधिकारियों की। दोस्तों मुझे ये पता चला है कि कहीं कहीं इलाकों में तो 1+1
कि झोपड़े हैं जिसपे नीचे के अलग टेनामेंट है, ऊपर के टेनामेंट अलग है। नीचे के टेनामेंट अलग है, ऊपर के अलग है। और ऊपर वालों को घर देने का प्रावधान तो सरकार ने बनाया ही नहीं है। लेकिन जब वो चालियां बन रही थी तो सरकार ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो एक्शन लेना चाहिए था ना, ताकि आज वो लोग बेचारे, उनके जो पैसे गए हैं बेघर हो गए। और कहीं कहीं तो दोस्तों 2012 में चालियां बनी है, मतलब 1997 से सारी चालू है। 2012 से चालियों का निर्माण भी, 2012 में चालियां भी निर्माण हो रही है, ऊपर नीचे अलग अलग टेनेंट बसाए जा रहे हैं। आज बताइए वहां पे सारे का प्रपोजल और बिल्डर आके खड़े हैं, वहां पे अगर ये चीज आती है तो पात्रता किसकी होगी? 100 में से मात्र 2-5 की। आखिर उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे? 2012 में जब चाली ही बनी नई नई और अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया है, जो इस्लाम लॉर्ड थे उन्होंने चालियां बनाई 2012 में, तो अब उनकी पात्रता कैसी होगी? सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे लाखों लोग अफेक्टेड है, लाखों लोग। मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, थी कल। मैं सुन के हैरान हो गया, भाई इनका भविष्य क्या, कहाँ जाएंगे लोग? इशारे में तो 2011 के बाद की तो पात्रता है ही नहीं, और ऊपर से 1+1 मैजडीन फ्लोर, उसका तो कोई रूल ही नहीं निकला है। तो ये कहाँ जाएंगे? तो सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए, और ऐसी जगहों पे या तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा रोकना चाहिए अगला कोई भी नियम आने तक, या तो इनके लिए कोई नया कानून बनाना चाहिए ताकि ये बेघर न हो, और या तो इन्हें केंद्र सरकार की योजना के तहत इनको घर दिया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि कोई भी आदमी बेघर नहीं होगा 2024 तक। तो यहाँ तो बेघर कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो इस विषय में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के लिंक में अभी जो मतदान यादी में जो मैं बार बार कहता हूँ मतदान झोपड़ा क्रमांक चेंज करो, तो हमारे एक सब्सक्राइबर है अमरनाथ यादव जी ने आज मुझे फ़ोन किया था कि सर आपने जो बताया ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताया, ना एडवोकेट ने बताया, ना किसी ने बताया। हमने अपना झोपड़ा चेंज करवाया ऑनलाइन, और हमें उसका रिसिप्ट भी मिली ऑनलाइन पे। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे आप वो पोर्टल जो भी लिंक है भेज दीजिए, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा है, और वो लिंक मैं मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ। जिसका भी प्रॉब्लम है झोपड़ा क्रमांक चेंज करने का, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देख के ऑनलाइन अपना जो भी है क्लियरेंस कर लीजिए। अब उसमें क्या दिया है मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से ऑनलाइन पे जाके जो भी समझदार व्यक्ति उससे आपका झोपड़ा क्रमांक चेंज करवाइए, अगर आपको उसकी जरूरत है। 1 का 2 बना के रखे हैं तो बाद में आने वाले समय में आपको तकलीफ होगी। तो ये काम आप करिए। और दोस्तों, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और चीज़ बता दूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए, भाषण देते या करते हुए, कि इस सारे के अंदर जो आते हो टेनामेंट, दोस्तों टेनामेंट नहीं, इस सारे में जब आपका एनेक्शन बन जाता है, यू आर नॉट ए टेनामेंट, यू आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आप सोसाइटी के सदस्य हो जाते हैं, आप टेनामेंट नहीं रह गए। समझ रहे हैं? तो प्लीज मैं सभी महानुभावों को निवेदन करूंगा कि टेनामेंट मत बोलिए, क्योंकि आदमी ने पूरी जिंदगी टेनेंट बन के निकाला, अब एसआरए के अंदर रुपये टूट गए, एनेक्शन में आ गए, तो वो टेनामेंट नहीं रहे, वो अभी सोसाइटी के सदस्य बन गए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।